दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं प्रगतिवाद काव्यधारा पार्ट 1। हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से आधुनिक युग में जब कविताओं को लेकर के अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होने लगे और एक समय सीमा के बाद कविता का रूप बदलने लगा, तो उसमें अनेक वाद उत्पन्न हुए और उन वादों के आधार पर आधुनिक काल की कविता के समय को अलग अलग वादों में, विचारधाराओं में विभाजित किया गया। उन्हीं में से एक है प्रगतिवाद काव्यधारा। आज हम इससे संबंधित वीडियो बनाएंगे और इसके 2 भाग होंगे। एक वीडियो इसमें अगले पार्ट में, पार्ट 2 में बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल हिंदी की बिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी है। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया काव्य ही प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। कार्ल मार्क्स को ही प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि जो प्रगतिशील चेतना के नायक के रूप में कार्ल मार्क्स की विचारधारा का जो प्रचलन हुआ, उसी के मूल में प्रगतिवाद लेखकीय दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से जो विकसित धारा हुई, वो भी वहीं से प्रस्फुटित हुई, ऐसी परिकल्पना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, उनके लेकर के हम बात कर लेते हैं। मार्क्सवाद व साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना, धर्म और ईश्वर का विरोध, नारी के सम्मान की प्रतिष्ठा, सामाजिक अंधविश्वासों व रूढ़ियों का खंडन, सामाजिक भावना का चित्रण, ठोस यथार्थ का चित्रण, विश्व बंधुत्व की भावना, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, युगानुकूल परिवर्तन एवं नवनिर्माण की उत्कट लालसा। सन 1936 के आसपास काव्य लेखन के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कविता के नए स्वरूप का आगमन हुआ हमारे सम्मुख, जिसे प्रगतिवादी कविताएं और हिंदी साहित्य में इस युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है। प्रगतिवाद की कविताओं ने जीवन को यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवाद युग के अधिकांश कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। प्रगतिवादी कवियों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी में उन काव्य लेखकों को सम्मिलित किया गया मूल रूप से पूर्ववर्ती काव्यधारा छायावाद से जो संबंधित रहे। दूसरी श्रेणी में उन कवियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो प्रगतिवादी कवि हैं, और तृतीय श्रेणी में वे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य साधना प्रगतिवादी कविताओं से शुरू की, परंतु बाद में उन्होंने प्रयोगवादी या नई प्रकार की कविताओं की ओर अपने काव्य को सृजित किया। प्रगतिवादी धारा में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर एवं किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। इसके साथ साथ धार्मिक रूढ़ियों, ऊंच नीच की भावना और सामाजिक विषमताओं पर चोट की गई। इस युग में हिंदी कविता एक बार फिर किसानों, मजदूरों, खेतों और खलिहानों से जुड़ी।
प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषताएं। मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रगतिवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाले मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। मुक्तिबोध की ये कविता निश्चित रूप से प्रगतिवाद की एक प्रतिध्वनि के रूप में हुंकार लेती हुई दिखाई देती है। मुख्य बात यह है कि छायावाद के कवियों ने कल्पनाशीलता को अधिक महत्व दिया, जबकि प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ यानी कि वास्तविकता को अधिक प्रश्रय दिया। दूसरी प्रवृत्ति समाजवादी यथार्थवाद। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद से नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन पंक्तियों का भी है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की बड़ी ही प्रसिद्ध कविता ये अकाल के बाद की स्थिति का बयां करती हुई बहुत ही प्रगतिवाद के एक तरह से परचम को, आधारभूमि को स्पष्ट करती है। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था एवं पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक, तेरा अर्थ। मुक्तिबोध की कविता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, वरन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा, ऐसी उसकी मान्यता है। ये परिवर्तन आमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं व्यवस्था का होगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो। प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है वह शोषक के पक्ष में है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं, न ही इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। जहां न भरता पेट देश वह कैसा भी हो, महानरक है। नागार्जुन कविता है। देश महान होने से तात्पर्य है कि वहां पर आम जन भूखा न हो, असहाय न हो, सुविधाओं से वंचित न हो। सुविधा से तात्पर्य है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं।
कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। क्या व्यंग है इस कविता में, देखिए। नागार्जुन की कविता है। अगली विशेषता है प्रगतिवाद की राजनीतिक चेतना, उसकी प्रवृत्ति में। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अंगीकार करते हैं, देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र किस प्रकार शोषक वर्ग के हित की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। नागार्जुन की कविता का अंश है कि खादी ने मलमल से चुपचाप साठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। ग्राम्य प्रकृति का चित्रण। प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं, किसानों की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान बने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा हो। प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगी है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तरचट्टान। क्या कविता की धार है। तो प्रगतिवादी कविता की ये कुछ विशेषताएं हमने आपके समक्ष रखी। अगले पार्ट में कुछ और बातें हम प्रगतिवाद से संबंधित रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए और आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।